और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम मनोहर लाल दिल्ली गुरुग्राम के आज दौरे पर रहेंगे और गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज बैठक करेंगे। ड्राफ्ट हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर यह बैठक होनी है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज गुरुग्राम और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली गुरुग्राम का आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण है आज का यह दौरा, और एक बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। ड्राफ्ट हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पर मंथन होगा इस बैठक के अंदर, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। तो आज गुरुग्राम और दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली और गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे और यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज एक बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। ये ड्राफ्ट हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट ये बैठक होगी और इसमें मंथन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी मौजूदगी होगी। तो आज दिल्ली और गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज मुख्यमंत्री का बेहद अहम दौरा है दिल्ली और गुरुग्राम का। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा, आज एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पर मंथन भी मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी मौजूदगी होगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें वेबिनार में जुड़े सीएम मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि सरकार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश काफी आगे है। बिजली की कोई कमी नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि रोजगार में स्किल डेवलप के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। कृषि क्षेत्र के अंदर आज आधुनिक तौर पर किस प्रकार से खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने मात्रा तो अपने यहाँ अच्छी बना ली। एक समय था कि हमारी आबादी 30 करोड़ थी, हमारे पास 30 करोड़ आबादी को भी अन्न खिलाने के लिए नहीं था। आज हम 130 करोड़ लोगों के पेट को भर रहे हैं और फिर भी उस अन्न को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी हैं। लेकिन वही कमी दूसरी गुणवत्ता की है। उस गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने उस ओर आगे बढ़ना शुरू किया। हमने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती करके वो शुद्धता उसकी कैसे बढ़े, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक उद्योग का विषय है, उद्योग में भी आज हम बहुत सी चीजें अपने आप बनाने लग गए हैं। फिर भी उद्योग में बड़ा विषय है, हमारा जो स्टेक होल्डर है वो चाहे उद्योगपति है और चाहे वह वर्कर है। उद्योगपति का निवेश, उसकी क्षमता कैसे बढ़े, हमारी बैंकिंग की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, और फिर वर्कफोर्स के लिए जो काम करने वाला श्रमिक है, कर्मचारी है, उसका विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में वो रोजगार परक शिक्षा कैसे हो, कैसे दी जाए, यानी स्कूलिंग के साथ साथ उसको स्किलिंग, इसके देने के प्रावधान हमने किए हैं। आज जो युवा पढ़ा लिखा घर में बैठा है, उसकी स्किलिंग, जैसा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो चर्चा की, राज नेहरू जी इसके वाइस चांसलर है, इसकी कल्पना हमने की कि हमारा युवक शिक्षक बैठा है घर में, लेकिन वो करना कुछ नहीं जानता, उसके पास हुनर नहीं है। तो उसको हुनर देना, तो हमको केंद्रीय जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चला, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल मिशन तक सीमित ना रह करके हमने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। उद्योग जगत का उसके साथ हमने संबंध बनाया, उनके साथ एमओयूज किए। आज 150 के लगभग उद्योग ऐसे हैं जहां हमारे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके एमओयूज हुए हैं, ताकि उसमें से हजारों युवकों को हम स्किलिंग करा करके उनकी प्लेसमेंट वहां करा सके। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हमने उद्योग के साथ जुड़ करके किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आई, हमारे यहाँ हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट प्रेफर्ड एक डेस्टिनेशन देश और दुनिया के निवेशकों के लिए बना है। यहाँ कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम उत्तर भारत के देशों में बहुत आगे हैं और हमारे यहाँ लैंड की
लैंड चूंकि दिल्ली कैपिटल एरिया के नजदीक होने के नाते से जरूर महंगी है, तो उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि लैंड खरीदने की बजाय लीज बेसिस पर लैंड, सरकार जमीन खरीद के या पंचायतों की हमारी जमीन लीज बेसिस पर भी हम एंटरप्रेन्योर्स को वो दिलवाएंगे, ऐसा हमने प्रावधान किए हैं। बिजली की कोई हमारे कमी नहीं है, वाटर सप्लाई भी उद्योग के लिए जितना आवश्यक है वो सब हम दे रहे हैं। जहां तक वर्कफोर्स की बात है, इस वर्कफोर्स में यानी रोजगार युवकों को मिले, क्योंकि आखिर किसी भी प्रदेश की एक जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वहां के युवकों को रोजगार मिले। उस रोजगार में जहां कहीं स्किलिंग की आवश्यकता है वो प्रावधान अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी 2 साल इसमें हुए हैं, काफी हमने इसमें काफी कुछ किया है, लेकिन और गुंजाइश इसमें हम करेंगे। हमने सक्षम युवा योजना ये शुरू की, उसके अंदर 100 घंटे प्रति महीने का काम देने की योजना जो बनाई, 1,04,000 युवकों को हमने इसमें काम दिलाया है। हमने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 4,000 युवकों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने काम शुरू किया है। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ रुपए का लोन हरियाणा के युवकों ने उठाया है। आखिर लोन उठाया है तो कहीं ना कुछ ना किसी उद्योग के नाते लघु उद्योग, छोटा एमएसएमई कुछ शुरू करेंगे तो उसमें से हमारे इस उद्योग को सपोर्टिव एक फैक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के पूरे समाज के लिए भी जो हमारा चिंतन है, उस चिंतन में कि अगर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान 5S हम लेकर। तो प्रदेश भर में ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को याद किया। तमाम जगहों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। तो डिप्टी सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन सरकार आगे भी मजबूती के साथ चलेगी। ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि फसल के दाने दाने की खरीद एमएसपी पर होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और किसानों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे। एमएसपी पे उसकी प्रोक्योरमेंट होगी तो उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेवारी भी है, और जिस जिम्मेवारी को आज लोगों ने दिलवाया है मेरे कंधों पर, मैं अश्योर्ड है कि फार्मर को हम समृद्ध और मजबूत करेंगे, ना कि कमजोर होने देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार था, लेकिन चुनाव आयोग ने महज बिहार चुनाव की ही घोषणा की है और जैसे ही उपचुनाव की तारीख घोषित होगी, गठबंधन का मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। गठबंधन के साथ मजबूती से सरकार चलेगी, आगे बैठकर निर्णय लेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, और उन द्वारा आज केवल मात्र बिहार के चुनाव है। जैसे ही तारीख आएगी, गठबंधन अपना मजबूत कैंडिडेट भी देगा और इस चुनाव को। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भ्रमित करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है और वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली। खुद जिस प्रकार से ये पूरा अमेंडमेंट के तीनों का जो आइडिया था, ये कांग्रेस की भूमिका रखी गई थी, और आज केवल मात्र पॉलिटिकल गेन्स के लिए भ्रमित कर उसको एजेंडा बनाने का काम करिए। हरियाणा की जनता इसको देख भी रही है, समझ भी रही है, और आप देखना जब आगे एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होगी और पूरे प्रदेश के किसान का दाना दाना प्रोक्योर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको लोग ही, किसान ही कांग्रेसियों को जवाब देंगे। चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती के मौके पर दुष्यंत ने कहा कि चौधरी देवीलाल अपने आप में एक संस्थान थे। उनकी सोच ने देश और प्रदेश में बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी को इसी तरीके से सामाजिक कार्यों के अंदर, और खास तौर पर आज कोविड के अंदर जहां ब्लड की जरूरत भी बड़ी आप मात्रा में है, और उसके अंदर आज 107 यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमने डोनेट किया। देश भर में ताऊ देवीलाल की जयंती पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। इस मौके पर सोनीपत पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने किसानों को भरोसा दिया कि ना तो मंडी टूटेगी और ना ही मंडियां बंद होगी। बड़ी बात और साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो किसान जो गांव देहात में वो ये सोचता है कि मंडी खत्म हो जाएगी और एमएसपी टूट जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ना तो मंडी टूटेगी और ना एमएसपी खत्म होगा। बाकी सारी की सारी बातें हवा हवाई। दो बातें मुख्य हैं जो प्रमुखता से फसल, चाहे गेहूं की हो चाहे
आपके धान की हो, चाहे कपास की हो, सरसों की हो, सूरजमुखी की हो, ये जितनी फसलें हैं जिनका तोल मोल मंडी में होता है वो नहीं खत्म होगा। मैं बड़ी क्लियरिटी से इसको कह रहा हूँ। गठबंधन सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है और किसान भी लगातार कृषि बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और रबी की फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी का भी किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। ताऊ देवी तो खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बाबा, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेने शहर जाना है। पेक्सिलॉन का छिड़काव 5 से 10 तेला प्रति पौधा दिखने पर करने से फसल काले और भूरे तेले के प्रकोप से रहे सुरक्षित और मिले भरपूर पैदावार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। प्रदेश में 1,20,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 2,000 से ज्यादा नए केस, 18 मरीजों ने तोड़ा दम, 2,800 से ज्यादा डिस्चार्ज। कोरोना काल में बच गया बिहार। विधानसभा चुनाव का बिगुल। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को होगी वोटिंग। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को बैठक। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया उद्योगपतियों से संवाद। कहा व्यवस्था परिवर्तन कर खत्म किया नौकरियों में भ्रष्टाचार। तो केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब एक बार फिर किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही भाकियों के भारत बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला है। दूसरी तरफ सरकार किसानों को लगातार समझा रही है कि कृषि बिल उनके हित में है और इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में किसान एक बार फिर सड़क पर। किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद बुलाया। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। रोहतक में किसानों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। किसानों पर हमला करना बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन और हाईवे पर भारी पुलिस तैनात किया गया। वहीं पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। अंबाला में किसानों ने भारत बंद को देखते हुए दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद कर दी थी। गोहाना में मदीना चौक पर सर्व कर्मचारी संघ और किसान यूनियन ने सड़क को रोककर जाम लगा दिया और अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार किसानों को समझा रहे हैं कि कृषि बिल किसानों के हित में है। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम ने कई ऐसे कदम उठाए जो देश के हित के थे। अब पीएम ने किसान के उत्थान के लिए कदम उठाया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान आगे बढ़ें। को जाम कर दें, काले झंडे दिखा दें और ये कह दें भाई इस मंत्री को जाने नहीं दिया, इसको बंधक बना दिया। ये विस्परिंग कैंपेन हमारी विपक्षी पार्टियां
जो सीधी सीधी लड़ाई में पता है कि भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, कभी किसान के बंदे पे बंदूक रखती हैं, कभी पीटीआई के कंधे पे बंदूक रखती हैं, कभी जेबीटी के कंधे पे बंदूक रखती हैं, और वो इस तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये वर्ग शो है हमारे से खिलाफ हो। अंबाला में किसान आंदोलन के बीच आर्मी का काफिला फंस गया। दिल्ली अमृतसर मार्ग पर आर्मी का काफिला आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर रॉन्ग साइड से निकाला गया। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखकर लेकर आज किसान हड़ताल पर हैं, जहाँ उन्होंने रेल यातायात रोका तो सड़कें भी अवरुद्ध हुई। यहाँ पर जो हरियाणा रोडवेज यमुनानगर है उसका भी पहिया जाम हो गया। हालांकि बसें सुबह चली थी, किस तरह की दिक्कत आई। हमारे साथ अड्डा के मैनेजर भी हैं और कुछ सवारियाँ उनसे भी जान लेते हैं कहाँ जाना था और क्या दिक्कत आ रही है। सर क्या नाम है आपका? सर नमस्कार जी, मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। तो कहाँ जाना था? मैंने नारायणगढ़ शादी में जाना था जी। और जब हम यहाँ बस स्टैंड पर आए तो यहाँ पूर्ण रूप से बसें बंद पड़ी हैं जी। हमने इंचार्ज से पूछा मंगा जी कोई टाइम टूम, कहना जी अभी हमारे पास बाहर किसानों का जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट हो रहा है, अब वहाँ से मैसेज आया अभी कोई सारे रास्ते ब्लॉक हैं। मेरा नाम बुद्धि सागर तिवारी है, मैं दिल्ली का रहने वाला। मैं अभी यहाँ छसरौली आया हुआ था। छसरौली से मैं यमुनानगर आया हूँ बस से। बस के बाद यहाँ आने के बाद दिल्ली की बस मैंने पकड़ा तो बस मिल नहीं रही और यहाँ पता चल रहा है हड़ताल हो रखी है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है। और मैं अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से भी भाई वो कृपा करके रोड जाम वगैरह ना करें। लोकतंत्र में सबको जो है अपनी अपनी बात कहने का हक है, आज़ादी है, लेकिन जो है किसी को असुविधा हो इस प्रकार का एजिटेशन, रोड जाम या पेड़ फूट काट के सड़क पर गिरना ठीक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। दिक्कत जब आई जब हमारी जो मार्ग पे हमारे जो चालक प्रचालक बसों को लेकर गए हुए थे, रास्ते में उनको मैसेज आया और पुलिस जो कर्मचारी हैं जो रास्ते में बैरिकेड लगा रखे थे पुलिस कर्मचारियों ने जगह जगह पर, तो उन्होंने गाड़ियों को रदौर से वापस कर दिया कि आगे जो है ना किसान भाइयों ने जाम लगाया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, कोई अप्रिय घटना, कोई सरकारी संपत्ति है, इसका नुकसान हो सकता है। और जो है ना उन्होंने गाड़ियों को वापस भेज दिया। गाड़ियाँ चली थी लेकिन उसके बाद जैसे संस्थान को मैसेज हुआ, जो भी ड्राइवर कंडक्टर थे रोड जाम हो गए तो गाड़ियाँ वापस आ गई। जाहिर है केंद्रीय कृषि बिल का किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों के लिए ये बिल किसी आर्थिक आजादी से कम नहीं है। खासकर यूपी के किसानों के लिए ये बिल किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्हें पहले कम दाम से संतोष करना पड़ता था। हरियाणा में राइस मिलर्स की बहुतायात और एक्सपोर्ट के कारण धान का दाम यूपी के मुकाबले कहीं अधिक मिलता है। नए बिल से उन्हें अपनी उपज के ज्यादा रेट मिलने की आस बंधी है। करनाल अनाज मंडी में यूपी के किसान धान बेचने आ रहे हैं। जाहिर है विपक्ष लगातार किसानों को केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ भड़का रहा है। विरोध भी जमकर हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि बिल का परिणाम दूरगामी होगा और बिल से किसानों की आय बढ़ेगी और धीरे धीरे किसान बिल के फायदे को समझ जाएंगे, जो कि अभी से मिलने भी शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और शहर के आदर्श नगर थाना इलाके में एक युवक को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक पर चाकुओं से हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि 3 महीने पहले युवक के मामा की भी चाकुओं से गोदकर हत्या हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन पर गवाही नहीं देने पर आरोपी दबाव बना रहे थे और लगातार उनको धमकी मिल रही। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच में जुट गई। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में दिन दहाड़े गुंडों का ये आतंक देखने को मिला है। आरोपी गवाही नहीं देने का दबाव पीड़ित के ऊपर बना रहे थे। चाकू से हमला किया गया है। तो खत्म हो गया था। युवक को चाकू से गोदकर घायल कर दिया गया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए।